ये कि जेल हम गए थे तो हमारे दुश्मन के घर में पुआ और पूड़ी सुने थे कि बना था, लेकिन ये भी सुनने के लिए मिला कि निकले तो हमारे दुश्मन के यहाँ उस दिन आग भी नहीं जुटा था। जियो के टावर और चमार के पावर फुल काम किया था, करता था ना हो। और गार्जियन सिर्फ नहीं, बुद्धिजीवी के मतलब डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, दरोगा, आईएएस, आईपीएस। मैं आप सभी से आज आह्वान करता हूं, बहुजन आर्मी को हर गांव, हर मोहल्ले, हर विश्वविद्यालय तक पहुंचाइए, संविधान को अपना हथियार बनाइए। वाइफ को देख लीजिए दिलेरी, अगर मेरी वाइफ को अगर तारीफ, हम तो कुछ नहीं है, हम वाइफ को डर से मीडिया में नहीं लाते हैं, उतना दिलेर है, उतना वो काबिल होता टैलेंट। बहुत सारे लोगों को कहना था कि गोल्डन दास जी से हमको मिलवाइए, गोल्डन दास जी से हमको बात करवाइए। तो हमको लगा कि हर व्यक्ति से मिलना और हर व्यक्ति से बात करना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आज डेट रखा था कि जिसको भी जो समस्या है वो आए। इसलिए कि जेल हम गए थे तो हमारे दुश्मन के घर में पुआ और पूड़ी सुने थे कि बना था, लेकिन यह भी सुनने के लिए मिला कि निकले तो हमारे दुश्मन के यहाँ उस दिन आग भी नहीं जुटा था। तो हम अगर किसी का कॉल नहीं उठा पाते होंगे तो ये मत सोचिए कि हम आप लोग को इग्नोर करते हैं। आप लोग का एक एक कॉल मैं खुद देखता हूँ। मैं कोई मिनिस्टर, कोई मैं मंत्री, कोई एमएलए नहीं हूँ, कोई एमपी नहीं हूँ कि मेरा मोबाइल कोई और देखता है। तो मैं सबका कॉल को जवाब दूंगा, अभी व्यवस्था के कारण मैं नहीं दे पाता हूं। अभी फ़िलहाल हमको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में है कि हमारे समाज के लोगों को, जेल में थे तो रोज़ पेपर में देखते थे कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, बेटी बहन की इज्जत लूटा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। मैं जेल में भी चैन से नहीं रहता था। जेल में कुछ दिन सुजीत भैया रहे हैं हमारे साथ, 1 महीना के 1.5 महीना आप मेरे साथ रहे थे। और जेल में भी वो देखे हैं, जियो के टावर और चमार के पावर फुल काम किया था, करता था ना हो। और गया जेल में भी हम आंदोलन किए थे और 1 घंटा में हम न्याय लिए थे। तो सबसे पहले आए हुए सभी गणमान्य बुद्धिजीवियों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हमको बहुत लोग बोलता है, कमेंट में भी देखते हैं, लोग एक दूसरे से बुलवाते भी हैं, मीडिया भी सवाल करते हैं कि गोल्डन जी अब बहुत उग्र आंदोलन करते हैं, आप असंवैधानिक भाषा का प्रयोग बहुत करते हैं, आप संविधान को ख्याल नहीं रखते हैं। तो जो मीडिया हमसे सवाल करते हैं या जो मीडिया को बताता है, तो मैं मीडिया को भी बताना चाहता हूँ, जो मेरा आलोचना करता है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है, हम उग्र करते हैं, हम संविधान को ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या जो हमारे माँ बहन को गैंग रेप करता है वो संविधान को ख्याल रखता है? संविधान में कहीं लिखा हुआ है? क्या जो हमारे बाप भाई को हत्या करता है, क्या वो संविधान को ख्याल करता है? बाबा साहब आईपीसी 96 में दिए थे। अभी भी बीएनएस जो है, बीएनएस हम कंठस्थ कर लिए हैं, आईपीसी से भी और आराम है। आईपीसी और बीएनएस धारा में कोई अंतर नहीं है। आईपीसी से बीएनएस सरकार इसलिए करा दिया गया कि आईपीसी सबको याद हो गया था, तो सरकार को लगा कि इसको चेंज करो। आईपीसी और बीएनएस में फ़र्क हम बता देते हैं। फ़र्क यही है कि गनौरी दास के रमन और रमन के गनौरी दास नाम रख दिया गया है। फ़र्क यही है कि आईपीसी में 302 लगता था और बीएनएस में 103 लगता है। बीएनएस आईपीसी में 307 लगता था, बीएनएस में 109 लगता है। तो गनौरी दास के
रमन रजक और रमन रजक के गनौरी दास रख दिया गया नाम, अब बाकी कोई फर्क नहीं है। एक बार बोले जय भीम। प्रिय साथियों, संघर्षशील कार्यकर्ताओं, देश के सजग बुद्धिजीवियों, माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों और मेरे बहुजन परिवार, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आज का यह सम्मेलन कोई सामान्य सभा नहीं है। आज का यह आंदोलन, आज का यह सम्मेलन कोई सामान्य सभा नहीं है। यह मंच बहुजन चेतना, आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों की निर्णायक लड़ाई का मंच है। साथियों, भारत का संविधान कहता है सब बराबर है, लेकिन देश की जमीनी सच्चाई यह है कि बहुजन समाज आज भी अन्याय, शोषण, अपमान और उपेक्षा का शिकार है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान और मजदूर यानी इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। हमारे पुरखों ने इस देश के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन सत्ता और संसाधनों पर कब्जा कुछ गिने चुने लोगों का रहा। आज भी शिक्षा, रोजगार, जमीन, न्याय और सम्मान बहुजन समाज की पहुंच से दूर रखे जा रहे हैं। साथियों, संविधान को लागू करने की बात करने वाले लोग आज उसी संविधान को कमजोर करने में लगे हैं। आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। निजीकरण के नाम पर बहुजन युवाओं का भविष्य छीना जा रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह सदियों के शोषण का संवैधानिक प्रतिकार है। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वे दरअसल संविधान और सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं। साथियों, बहुजन आर्मी किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है। मैं उस बहुजन आर्मी की बात कर रहा हूं जो बहुजन आर्मी बिहार में एक संगठन का जो आयोजन किया जा रहा है। बहुजन आर्मी किसी व्यक्ति या किसी विशेष का संगठन नहीं है। यह एक विचारधारा है। यह एक आंदोलन है और यह एक सामाजिक क्रांति का औजार है। हम सत्ता की राजनीति नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करते हैं। हम कुर्सी पाने के लिए समझौता नहीं करते। हम कुर्सी पाने के लिए समझौता नहीं करते। आज देश के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बेरोजगारी
आपकी नाकामी नहीं है, यह उस व्यवस्था की नाकामी है जो बहुजन समाज को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती। आपको तोड़ने के लिए कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अफवाहों के नाम पर आपको लड़ाया जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि बहुजन नौजवान सवाल पूछे, नौकरी कहाँ है, शिक्षा क्यों महंगा हो रही है, नौकरी कहाँ है, शिक्षा महंगी क्यों हो रही है, सरकारी संपत्तियां किसे बेचा जा रही है और हमारा हिस्सा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं देश के बुद्धिजीवियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर आपकी कलम शोषित के पक्ष में, बुद्धिजीवी के मतलब क्या, बुद्धिजीवी के मतलब गार्जियन सिर्फ नहीं, बुद्धिजीवी के मतलब डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, दरोगा, आईएएस, आईपीएस, जितने भी सिस्टम में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सत्ता में, उन बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धिजीवियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर आपकी कलम शोषित के पक्ष में नहीं लिखती तो वह कलम से आई है, विचार नहीं। अगर आपका ज्ञान सत्ता के आगे झुक जाए, अगर आपका ज्ञान सत्ता के आगे झुक जाए तो वह ज्ञान नहीं, गुलामी है। और मेरे जमीनी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप ही इस आंदोलन की असली ताकत है, आप ही इस आंदोलन की असली ताकत है। आप गांव-गांव, गली-गली जाकर संविधान का संदेश पहुंचाते हैं, आप ही न्याय के सामने खड़े होते हैं। आपका संघर्ष ही आने वाली पीढ़ियों को भविष्य बदलेगा। बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बिखराव है। बहुजन समाज के सबसे बड़ी ताकत उसकी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ा बिखराव हमारा और आपका बिखराव का कारण है। हमें जाति, उपजाति, क्षेत्र और भाषा के झूठे विभाजन से ऊपर उठकर बहुजन एकता को मजबूत करना होगा, तब कोई ताकत हमें दबा नहीं पाएगी। तब न हमारे अधिकार छीने जा सकेंगे, न हमारे सम्मान को कुचला जा सकेगा। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, एक ऐसा भारत जहां संविधान सर्वोपरि हो, एक ऐसा भारत जहां संविधान सर्वोपरि हो, न्याय गरीब की पहुंच में हो, शिक्षा सबके लिए सम्मान हो और सत्ता पर बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। हम चाहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा जाति से नहीं, देश के बच्चा बच्चा जाति से नहीं, काबिलियत से पहचाना जाए। अगर आज शेड्यूल कास्ट के आईपीएस भी अगर कोई जिला में है तो जितने थाना अध्यक्ष और डीएसपी अगर अपर कास्ट के हैं उसको सैल्यूट मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जात के चलते नहीं, उसका काबिलियत के चलते सैल्यूट मारा जाता है। इसलिए आप लोग से बार बार मैं कहता हूं कि बेटा को, बेटी को पढ़ाने के लिए अगर घर बेचना पड़े तो बेच दीजिए। आज अगर गांव में घर बेच के बेटा को पढ़ाइएगा और काबिल बना दीजिएगा तो कल आपको दिल्ली में भी मकान ले देगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बेटा 20 साल के हो रहा है, दिल्ली और बंगाल ओकरा कमाने के लिए भेज दे रहे हैं। अगर सीखना है तो अपर कास्ट से सीखिए,
बाबा साहब का 3 मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये तीनों मिशन दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम में कुछ लोग अपनाया, बाकी अपर कास्ट तीनों मिशन अपना लिया। पहले शिक्षित बना, उसके बाद संगठित हुआ और संघर्ष भी कर रहा है। सारा सत्ता में कौन बैठा हुआ है, सारा सिस्टम में कौन बैठा हुआ है, सारा मीडिया के एंकर कौन है? ई मीडिया नहीं, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। आज अगर ये मीडिया हम लोग के नहीं होता तो हम लोग को कोई गांव में भी नहीं पहचानता। यही तो छुपा के रखा है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज शासक बने, शासित नहीं। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज शासक बने, शासित नहीं। शासित का मतलब क्या? कि हम शासक बने, हम सशक्त बने, हम मजबूत बने, ताकि हम पर कोई शोषण नहीं कर सके। साथियों, यह लड़ाई आसान नहीं है, यह लड़ाई आसान नहीं है। हम पर झूठे मुकदमे होंगे, हमें डराने की कोशिश की जाएगी, हमें बदनाम किया जाएगा। लेकिन याद रखना, इतिहास गवाह है। लेकिन याद रखना, इतिहास गवाह, सच्चाई को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता। आज जो चुप है वह कल गुलाम बनेगा, इसलिए चुप्पी तोड़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं आप सभी से आज आह्वान करता हूं, बहुजन आर्मी को हर गांव, हर मोहल्ले, हर विश्वविद्यालय तक पहुंचाइए, संविधान को अपना हथियार बनाइए। अन्याय के हर रूप के खिलाफ खड़े हो जाइए। यह केवल आंदोलन नहीं, यह बहुजन पुनर्जागरण है। मेरी माँ 2022 में डेथ कर गई। मेरी भी माँ जो थी बहुत दबंग थी, बहुत काबिल थी। मेरी माँ 2022 में सीरियस बीमार पड़ी। मेरी माँ को ब्लड बहुत कम था। उस स्थिति में 2 बोतल माँ को खून चाहिए था, लेकिन मेरा कोई डॉक्टर 2 बोतल खून एक साथ लेने के लिए तैयार नहीं होता, बोलता कि 1 ही बोतल खून ले सकते हैं। तो हम अपने माँ को क्या किए कि नाम बदल बदल कर 2 बोतल अपने शरीर से खून अपने माँ को दिए। बच्चे को थोड़ा सा, बहन जी थोड़ा सा 1 मिनट लिए बाहर चले जाइए। जब माँ को अपना खून दे रहे थे तो जिसे मारने वालों को हो सकता है कि कुछ कुछ के आभास हो जाता है। माँ को पता चला कि बेटा तू 2 बोतल खून दिया है, लेकिन हम बचेंगे नहीं। हम लोग कोई बात नहीं, बचना ना बचना वो तोर हाथ में है, हम तो नसीब और सब तो मानते नहीं हैं। तो माँ बोली कि बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना। माँ जब हॉस्पिटल में भर्ती थी तो माँ बोली बेड पर बैठो, बेड पर बैठे। माँ उठ के बैठी, बोली बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना। हम पूछे क्या? कि जिंदगी में तुमको हर मोड़ पे 2 रास्ता मिलेगा। जिंदगी में हर मोड़ पे 2 रास्ता मिलेगा, और एक रास्ता गलत की ओर ले जाएगा और दूसरा रास्ता सही की ओर ले जाएगा। लेकिन अब चुनना तुमको है। गलत रास्ता पर जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। झूठ बोल के, दलाली करके, चमचा बन के, गुलाम बन के, बंधुआ मजदूर बन के तुम विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हो। लेकिन याद रखना कि गलत रास्ते पर जाओगे तो गलत रास्ता पर चलने वालों को एक ना एक दिन गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरा रास्ता एक सच्चाई का है। अगर तुम सच्चाई पर चलोगे तो तुमका पैर जलेगा, पैर में कांटा चुभेगा, तुमको लाठी खाना होगा, जेल जाना होगा, हत्या भी कभी भी हो सकता है, तुमको फांसी कभी भी हो सकता है, जैसे भगत सिंह को हुआ था। लेकिन बेटा तुम एक बात याद रखना कि इतिहास फांसी पर चढ़ने वाला और लड़ने वाला को होता है कायर और नामर्द की इतिहास
नहीं होता है। तो मैं उसी दिन मैं अपने माँ को बात को गांठ बांध लिया और मैं सही रास्ता चुना और हमको दुख तकलीफ दर्द क्या नहीं झेलना पड़ा। पुलिस के लाठी केस मुकदमा जेल क्या नहीं हुआ, लेकिन हमको दर्द और दुख कभी महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हमको मान सम्मान प्यार जो दे रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को दुख होता है लेकिन दर्द नहीं होता है। सच्चाई के रास्ता पर चलने वालों को भूख खाना और पैसा को नहीं, प्यार और सम्मान को होता है। लेकिन यहाँ भगत सिंह सबको अच्छा लगते हैं, भगत सिंह सबको अच्छा लगते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा घर में भगत सिंह पैदा हो और मेरा बेटा फांसी पर चढ़े। गोल्डन दास सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई वो माँ बाप चाहता है कि गोल्डन दास पैदा हो और पुलिस का लाठी खाए और जेल जाए? कोई चाहता है? मैं शादी किया 24 में, मैं अपनी वाइफ मेरी उसमें प्रेग्नेंट थी, वाइफ प्रेग्नेंट थी। हम वाइफ को बोले कि हमको आंदोलन करने जाना है। वाइफ को देख लीजिए डिलीवरी, अगर मेरी वाइफ को अगर तारीख, हम तो कुछ नहीं है, हम वाइफ को डर से मीडिया में नहीं लाते हैं। उतना दिलेर है, उतना वो काबिल और टैलेंट है कि जिस दिन मीडिया में हमारी वाइफ आएगी तो पता चलेगा वही हीरो हो, हम ही जीरो हो जाएंगे। इस डर से हम अपना वाइफ को मीडिया में, हम अपना वाइफ को फोन किए कि देखिए ना सर, वहाँ बहन रूपा बहन को दोनों स्तन काट लिया गया था, प्राइवेट पास काट लिया गया था, आप लोग को पता होगा। वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी, तबीयत सही नहीं था, तो बोली कि जाइए। हम बोली कि जाएंगे तो वहाँ हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि जानते थे कि मुजफ्फरपुर का मुन्ना शुक्ला मेरा दुश्मन है और हम दुश्मन के घर में जा रहे हैं, वहाँ मेरा हत्या भी हो सकता है या हम जेल भी जा सकते हैं। वाइफ बोली कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप जाइए। जब जेल से छूट के आए तो वाइफ बोली कि हमको भी पता था कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा, हम आपको क्यों नहीं बोले, क्योंकि हम जानते थे कि हमको ना कहने से भी हम मानने वाले नहीं थे। जेल से छूटकर हम अपने वाइफ के पास गए, बेटी को खिला रहे थे गोद में। हम बोले कि फर्स्ट शादी किए, जेल चले गए, सेकेंड सालगिरह आया तो हम जेल में ही थे, और फिर तीसरा सालगिरह मेरा आने वाला है। तीसरा सालगिरह मेरा कब है? 12 तारीख के, 12/2 के। मेरा मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा, सुन लीजिए कि इस देश में, इस समाज में बेटी और बेटा कैसा पैदा करना चाहिए। बेटा बेटी सब पैदा करता है, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह सबके बेटा पैदा नहीं होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बेटी का क्या सिद्धांत और क्या मिशन होना चाहिए। हम जेल से छूट के आए, बेटी के खिला रहे थे, हम अपना वाइफ को बोले कि 12 तारीख के मेरा शादी का सालगिरह है, 12 तारीख के मेरा दिल्ली में आंदोलन भी है। तो वाइफ क्या बोलती है हमको कि आपको लोग आंदोलन से जानता है, शादी के सालगिरह से नहीं। शादी के सालगिरह इस साल नहीं, शादी के सालगिरह जिंदगी भर मनाना है, लेकिन जिंदगी भर दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आपको मौका नहीं मिलता है। और मेरी वाइफ एक बात और बोली कि बिहार में सिर्फ आंदोलन कीजिएगा तो बिहार के हीरो बनिएगा। हमको हस्बैंड हमारा बिहार का नहीं, पूरे देश का हीरो बनना हम देखना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपका हत्या भी हमको स्वीकार करना पड़े तो हम हंस के कर लेंगे। वाही बोली कि बिहार में आंदोलन कीजिएगा, बिहार में लड़ाई लड़िएगा तो सिर्फ बिहार में लोग जानेगा, लेकिन दिल्ली में आंदोलन कीजिएगा तो आपको पूरा देश जानेगा। इसलिए आप आंदोलन की चिंता कीजिए, मेरा शादी का सालगिरह से नहीं। सेकेंड नहीं माना तो क्या हुआ? वही समझेंगे कि अभी आप जेल में है, बाहर नहीं आए हैं। थर्ड में भी महसूस कर लिया जाए कि आप जेल में है। तो ऐसी बेटी कितने की होगी? इतना त्याग, इतना बलिदान। वाइफ को सैल्यूट नहीं, सैल्यूट तो हमारे सास ससुर को होना चाहिए, उनकी विचार के साइड होना चाहिए। मेरी वाइफ को नहीं। सैल्यूट जो है अगर करना है, शुक्रिया अदा करना है तो मेरे सास और ससुर को कीजिए। जो सास ससुर को पता है कि गोल्डन दास को कभी भी हत्या हो सकता है, जो सास ससुर को पता है कि गोल्डन दास कभी भी जेल जा सकता है, ये जानने के बाद भी अपने बेटी से गोल्डन दास से शादी कराया।
तो सैल्यूट हमारी वाइफ को नहीं, हमारी वाइफ को माँ बाप को होना चाहिए। तो उस माँ बाप को, चाहे उस बेटी को, क्या इस जमाना में हम उसका बदला चुका सकेंगे? कितना की पत्नी आज के डेट में इस विचार को होगी? कितना की पत्नी चाहती हो कि मेरा हस्बैंड जाए और वो लाठी खाए, जेल जाए, या हत्या हो जाए? कोई चाहती है? या गांव में बेटा अगर कोई झगड़ा करता है तो वो, और बेटा जाते हैं वहां पर देखने, तो माँ बाप डांट कर कहता क्या चल करे, तो पुलिस को गवाह बना देगा। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो मोबाइल, सोशल मीडिया पर मेरी वाइफ एक्टिव रहती है। भारत में कहीं शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या होता है तो मेरी वाइफ बोलती कि देखे ना एक और वीडियो आया है, इस बहन के साथ बहुत दरिंदगी हुई है, यहाँ आप नहीं जाइएगा तो न्याय उसको नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि तो आप ही डेट फिक्स कर दीजिए। तो आई बोलती कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं। वाइफ चुन चुन के देती है कि वहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। कितना का वाइफ होगा? तो वाइफ के साथ साथ मैं अपने सास ससुर को पैर छू के मैं सैल्यूट करता हूँ। और इस जमाना में हमको ये कभी महसूस, मेरा सास ससुर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि माँ बाप के कभी कमी नहीं हुआ कि मेरा माँ बाप नहीं है। जब अपने सास ससुर के पास जाता हूँ तो मैं अपना सास के गोद में अभी भी सोता हूँ। जिसे बच्चा को लोग बचपन में माँ सुलाती थी, मेरी सास अभी भी गोद में हमको सर सहला के सुलाती है। ऐसी माँ कितना के है? तो हमको ये अब फील नहीं होता है कि मेरे माँ बाप है कि नहीं, ये हमको हमेशा लगता है कि मेरे मम्मी पापा हैं। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग अच्छे से रहिए। और ये कभी मत सोचिए गोल्डन दास जेल चल गया, ये लाठी खा लिया तो डर गया। हम बहुत जल्द आप लोग को रिजल्ट देने वाले की जो रुतबा अंदाज में गए थे, उससे भी डबल रुतबा अंदाज में आप लोग को बहुत जल्द मोबाइल में देखने के लिए मिलेगा। पहले टेलर दिखाते थे, अब फिल्म दिखाएंगे। अब कौन फिल्म? हिंदी और भोजपुरी नहीं, अब साउथ फिल्म बनेगा। याद रखिएगा, साउथ। जब उधम सिंह इंग्लैंड जाके पार्लियामेंट में बदला ले सकते हैं, उधम सिंह इंग्लैंड पार्लियामेंट में जाकर विदेश में जब दुश्मन से बदला ले सकते हैं, तो हम अपने माँ बहन पर शोषण, जुल्म, अत्याचार का बदला भारत में क्यों नहीं? तो ये अगर किसी को दिमाग में होगा तो निकाल दीजिएगा। गोल्डन दास न डरने वाला था, न डरा है और न कभी डरेगा। इस धरती पर डर लगता है तो 3 को से, एक मेरा सास ससुर और एक बाबा साहब से, बाकी हमको भगवान से भी डर नहीं लगता है। जय भीम।